नमस्कार। IND24 के खास कार्यक्रम सोशल मीडिया स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेशी नेता मोहम्मद यूनुस से मुलाकात की है। ट्रेड वॉर के बीच भारत को रूस का साथ मिला है। ट्रंप ने भारत पर 27% से टैरिफ घटाकर 26% कर दिया है। इसके साथ ही अमेरिका में विदेशी छात्रों को F1 वीजा रद्द करने का नोटिफिकेशन दिया गया है। इसके साथ ही फिल्म अभिनेता मनोज कुमार का निधन हो गया है। बता दें कि अल्मोड़ा में सीएम ने मां अग्नेरी की पूजा अर्चना की है। साथ ही बता दें कि जबलपुर में कुएं में हैंड ग्रेनेड मिले हैं। इंदौर बाबड़ी हादसे के आरोपी कोर्ट से बरी हुए हैं। यूएस स्टॉक में हाहाकार के बाद भारतीय शेयर बाजार में भी गिरावट देखी गई है। साथ ही जर्मनी की सड़कों पर अनुपम खेर ने गाना गाया है। तो इन्हीं तमाम बड़ी खबरों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले रुक करते हैं जहां आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के दौरान थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में शुक्रवार यानी कि 4 अप्रैल को बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस से मुलाकात की। शेख हसीना के तख्तापलट के बाद पीएम नरेंद्र मोदी और मोहम्मद यूनुस की पहली मुलाकात है। तो बीते साल 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना बांग्लादेश छोड़कर भारत आई थी। तब से दोनों देशों के संबंध सामान्य नहीं रहे हैं। हालांकि ये द्विपक्षीय बैठक ऐसे समय में हो रही है जब ढाका ने मतभेदों को सुलझाने के लिए बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के दौरान द्विपक्षीय बैठक का अनुरोध किया था। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूनुस से मुलाकात कर सकते हैं। हालांकि विदेश मंत्रालय ने टिप्पणी बैठक पर कोई नहीं की है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूनुस बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के दौरान आयोजित रात्रि भोज में साथ बैठे थे, जो चर्चा का विषय बना। चीन में बोआओ फोरम फॉर एशिया यानी कि BFA के वार्षिक सम्मेलन में भाग लेने के दौरान यूनुस की ओर से भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर की गई टिप्पणी के बाद द्विपक्षीय संबंधों में तनाव और बढ़ गया है। हालांकि उसके बाद आज दोनों देशों के शीर्ष नेताओं की बैठक ने हलचल पैदा कर दी है। तो बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के भारत में शरण लेने के बाद बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के साथ भारत की ये पहली हाई लेवल मीटिंग थी, जो अब खत्म हो चुकी है। ये बैठक पूरे 40 मिनट तक चली, जिसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत हुई। बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री छात्रों के नेतृत्व में हुए बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन के बाद बांग्लादेश से भारत आ गई थी और जिसने उनकी आवामी लीग की 16 साल की सरकार को उखाड़ फेंका था। यूनुस ने दावा किया है कि ढाका ने कानूनी मुकदमे का सामना करने के लिए हसीना के प्रत्यर्पण की मांग करते हुए भारत को औपचारिक पत्र भेजे, लेकिन नई दिल्ली से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं मिली है। तो अमेरिका के टैरिफ बढ़ाने के बीच भारत को अपने दोस्त रूस का समर्थन मिला है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भारत को निवेश के लिए सबसे अच्छा देश बताया है। उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में निवेश करना फायदेमंद है और स्थिर है। पुतिन का यह बयान ऐसे समय में आया है जब 2 अप्रैल को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कई देशों पर नए टैरिफ लगाने का ऐलान किया। जैसे भारत पर 27% टैरिफ लगाया गया, जिसे बाद में 26% कर दिया गया। इससे पहले ट्रंप ने भारत को व्यापार के लिए मुश्किल देश बताया था। ट्रंप के इन कदमों के बीच पुतिन ने भारत के मेक इन इंडिया अभियान की तारीफ की है। तो क्या कहा पुतिन ने, यह भी जान लेते हैं। तो रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने एक कार्यक्रम में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में घरेलू उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। उनकी पहल मेक इन इंडिया के बारे में सभी जानते हैं। पुतिन ने यह भी बताया कि रूस भारत में खुद उत्पादन करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि हाल ही में हमारी कंपनी रोसनेफ्ट ने भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा यानी कि $20 अरब का निवेश किया है। तो रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने भारत को निवेश के लिए शानदार जगह बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार निवेश के लिए विश्वसनीय और स्थिर माहौल बना रही है। भारतीय नेतृत्व अर्थव्यवस्था सहित सभी क्षेत्रों में देश को प्राथमिकता देने वाली नीतियों का पालन कर रहा है। पुतिन का यह बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर 26% टैरिफ लगाने की घोषणा की। ट्रंप ने भारतीय प्रधानमंत्री को अपना दोस्त बताया, लेकिन कहा कि व्यापार के मामले में भारत अमेरिका के साथ सही व्यवहार नहीं कर रहा है। हालांकि फार्मास्यूटिकल, सेमीकंडक्टर, ऊर्जा और कुछ खनिज पदार्थों को इस टैरिफ से छूट दी गई है, क्योंकि ये उत्पाद अमेरिका में उपलब्ध नहीं है। बता दें कि भारत सरकार ने अमेरिकी टैरिफ वृद्धि पर सावधानी पूर्वक प्रतिक्रिया दी है। सरकार ने कहा कि वह इस फैसले के असर का बारीकी से अध्ययन कर रही है और इससे उत्पन्न होने वाले अवसरों पर भी नजर रखेगी।
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सभी व्यापारिक साझेदारों से आयात पर 10 से लेकर 50% तक अतिरिक्त शुल्क लगाने की घोषणा की है। भारत पर 10% का शुल्क 5 अप्रैल से और 27% का अतिरिक्त शुल्क 9 अप्रैल से लागू होगा। बता दें कि हालांकि ये 26% कर दिया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि इससे पहले भारत के कुछ उत्पादों के निर्यात पर असर पड़ सकता है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि भारत अन्य देशों की तुलना में बेहतर स्थिति में है। बांग्लादेश पर 37% टैरिफ शुल्क लगाया गया है, चीन पर 54%, वियतनाम पर 46%, थाईलैंड पर 36% जैसे देशों को इससे ज्यादा बढ़े हुए शुल्क का सामना करना पड़ रहा है। तो रुक करते हैं भारत का, जहां आपको बता दें कि आगरा में स्थित ताजमहल में टिकटॉक की कमाई से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण मालामाल हो गया है। सरकार ने बताया कि देश के सभी स्मारकों की तुलना में ताजमहल ने सबसे ज्यादा कमाई की है। ताजमहल पिछले 5 वर्षों में टिकटॉक की बिक्री के जरिए सबसे अधिक कमाई करने वाला ASI संरक्षित स्मारक रहा है। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने गुरुवार को राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से पूछा गया था कि पिछले 5 सालों में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को विभिन्न स्मारकों में प्रवेश टिकटों की बिक्री से कितनी राशि प्राप्त हुई है और पिछले 5 सालों में प्रवेश टिकटों की बिक्री से सबसे अधिक आय प्राप्त करने वाले स्मारक कौन हैं। तो अपने जवाब में मंत्री शेखावत ने वित्तीय वर्ष 2019 और 20 से लेकर वित्तीय वर्ष 2023 और 24 तक के आंकड़े साझा किए, जिसके अनुसार ताजमहल ने सभी 5 सालों में टिकटों की बिक्री के जरिए ASI संरक्षित स्मारकों में शीर्ष स्थान अर्जित किया है। बता दें कि वित्त वर्ष 19-20 में आगरा का किला और दिल्ली का कुतुब मीनार टिकटों की बिक्री के जरिए दूसरे और तीसरे स्थान पर थे। वहीं बात करें तो वित्त वर्ष 2021 में तमिलनाडु का मामल्लापुरम स्मारक और सूर्य मंदिर कोणार्क दूसरे और तीसरे स्थान पर थे। वित्त वर्ष 23-24 में दिल्ली का कुतुब मीनार और लाल किला दूसरे और तीसरे स्थान पर थे। वहीं ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों में शामिल है, एक अद्वितीय स्थापत्य कला का नमूना है। इसे 2007 में न्यू 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड की सूची में चुना गया था। इसकी सुंदरता, इतिहास और महत्व से वैश्विक स्तर पर एक प्रतिष्ठित स्थल बनाते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास और कार्यालय व्हाइट हाउस के दस्तावेजों में भारत पर लगाए जाने वाले आयात शुल्क को 27% से घटाकर 26% कर दिया है। शुल्क 9 अप्रैल से लागू होंगे। बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 अप्रैल को ही अलग अलग देशों के खिलाफ टैरिफ की घोषणा करते हुए एक चार्ट दिखाया था, जिसमें भारत, चीन, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ जैसे देशों पर लगाई जाने वाली नई टैरिफ रेट का जिक्र था। चार्ट के अनुसार भारत मुद्रा हेरफेर और व्यापार बाधाओं सहित 52% शुल्क लेता है और अमेरिका अब भारत से 26% का रियायती जवाबी शुल्क वसूलेगा। यानी कि जितना शुल्क भारत लेता है उससे आधा अब अमेरिका लेगा। हालांकि भारत पर 27% शुल्क लगाए जाने का जिक्र था, लेकिन नवीनतम दस्तावेजों में इससे घटाकर 26% तक कर दिया है। इस संबंध में उद्योग विशेषज्ञों का कहना है कि शुल्क के 1% कम होने का ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। अमेरिका वित्त वर्ष 2021-22 से 23-24 तक भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार रहा। भारत के कुल वस्तु निर्यात में अमेरिका की हिस्सेदारी करीब 18% है, जिसमें आयात में 6.22% और द्विपक्षीय व्यापार में 10.73% रही। भारत अमेरिका को सबसे अधिक किन चीजों का निर्यात करता है, ये भी जान लेते हैं। तो भारत की ओर से 2024 में अमेरिका को किए गए मुख्य निर्यात में औषधि निर्माण 8.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, दूरसंचार उपकरण 6.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, कीमती और अर्ध कीमती पत्थर 5.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। इसके साथ ही पेट्रोलियम उत्पाद 4.1 बिलियन डॉलर, सोना और अन्य कीमती धातु के आभूषण 3.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर, सहायक उपकरण सहित तैयार सूती वस्त्र 2.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर हैं। इसके साथ ही लोहा और इस्पात के उत्पाद 2.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर हैं। तो ट्रंप ने भारत पर टैरिफ कम किया है। बता दें कि एक दिन बाद ही ट्रंप ने टैरिफ 26% किया है। तो 27% से घटाकर 26% किया है और आपको बता दें कि 9 अप्रैल से ये शुल्क लागू किए जाएंगे।
तो 2 अप्रैल को डोनाल्ड ट्रंप ने अलग अलग देशों के खिलाफ टैरिफ की घोषणा की थी। तो अमेरिका में पढ़ने वाले सैकड़ों विदेशी छात्रों को उनका F1 वीजा यानी कि स्टूडेंट वीजा रद्द होने का अचानक से ईमेल मिला है। यह ईमेल अमेरिकी विदेश मंत्रालय की ओर से मार्च के आखिरी हफ्ते में भेजा गया है। यह ईमेल उन छात्रों को भेजा गया है जो कैंपस एक्टिविज्म यानी कि कैंपस में होने वाले प्रदर्शनों में शामिल हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन छात्रों को भी ऐसे मेल भेजे गए हैं जो भले ही कैंपस के विरोध प्रदर्शन में शामिल नहीं थे, लेकिन उन्होंने सोशल मीडिया पर इजराइल विरोधी पोस्ट को शेयर किया या लाइक या फिर कमेंट किया है। मेल में कहा गया है कि छात्रों के F1 वीजा रद्द कर दिए गए हैं। छात्रों से खुद को रिपोर्ट करने यानी कि अमेरिका छोड़ने के लिए कहा गया है। ऐसा न करने पर उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करने की चेतावनी भी दी गई है। अमेरिकी सरकार कैच एंड रिवोक ऐप की मदद से ऐसे छात्रों की पहचान कर रही है। विदेश मंत्री मार्को रूबियो के मुताबिक 26 मार्च तक 300 से ज्यादा हमास समर्थक छात्रों का F1 वीजा रद्द किया जा चुका है। इसमें कई भारतीय छात्र भी शामिल है। अमेरिका में विदेशी छात्रों को F1 वीजा रद्द करने का नोटिफिकेशन मिला है। तो इजराइल विरोधी पोस्ट को प्रमोट करने पर अमेरिका ने एक्शन लिया है और छात्रों का F1 वीजा रद्द करने का नोटिस दिया है। इसके साथ ही तमाम छात्रों की पहचान की जा रही है और उन्हें स्वयं देश छोड़ने को कहा जा रहा है। तो विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने ये जानकारी दी है। अमेरिका में विदेशी छात्रों को अचानक से ईमेल मिला, जिसके बाद छात्रों में हड़कंप मच गया है। तो कैंपस प्रदर्शनों में शामिल होने वाले छात्रों को ये ईमेल आया है और ईमेल में F1 वीजा रद्द करने का नोटिफिकेशन है। तो इजराइल विरोधी पोस्ट को प्रमोट करने पर अमेरिका ने यह एक्शन लिया है। एक्टर मनोज कुमार का मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में निधन हो गया है। वे 87 साल के थे। वे विशेष रूप से अपनी देशभक्ति फिल्मों के लिए जाने जाते थे। उन्हें भारत कुमार के नाम से भी जाना जाता था। उपकार, पूर्व पश्चिम, क्रांति, रोटी कपड़ा और मकान उनकी बेहद कामयाब फिल्में रही हैं। मनोज कुमार काफ़ी समय से लिवर सिरोसिस से जूझ रहे थे। उनकी हालत बिगड़ने के बाद उन्हें 21 फरवरी 2025 को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मनोज कुमार को 7 फिल्म फेयर पुरस्कार मिले थे। पहला फिल्म फेयर 1968 में मिला उपकार के लिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भारतीय अभिनेता और फिल्म निदेशक मनोज कुमार के निधन पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि फिल्म अभिनेता मनोज कुमार का निधन कला जगत के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। उन्होंने अपनी फिल्मों के माध्यम से लोगों को देश की जड़ों से जोड़ने का प्रयास किया। उन्होंने सभी क्षेत्रों में योगदान दिया। मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से उनके निधन पर शोक व्यक्त करता हूं। तो बता दें कि फिल्म अभिनेता मनोज कुमार का निधन हो गया है और उनके निधन पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी शोक व्यक्त किया है। इसके साथ ही बता दें उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत इंडस्ट्री के बड़े सितारों ने भी शोक व्यक्त किया है। फिल्म जगत की भी बड़ी हानि है और देश की भी बड़ी, कला जगत की एक बड़ी क्षति है। मनोज कुमार ने अपने बलबूते पर आजादी के बाद होना तो वो चाहिए था जो 47 के समय से देशभक्ति के माहौल में फिल्मों की दिशा बदलना चाहिए थी, लेकिन मनोज कुमार एकमात्र ऐसे अभिनेता जिसने पूर्व पश्चिम से लेकर क्रांति तक और कई सारी फिल्मों से देश की जड़ों से जुड़ने का प्रयास किया। हमारी न केवल शहीदों का सही चित्रण लाने में वो लगातार कोशिश करते रहे, बल्कि देशभक्ति का अकेले अपने बलबूते पर निर्माता, निर्देशक, अभिनेता सभी क्षेत्रों में उन्होंने अपना योगदान दिया। परमात्मा उनको अपने चरणों में स्थान दे। मैं अपनी ओर से उनके दुखद निधन पर मध्य प्रदेश सरकार की ओर से शोक व्यक्त करता हूं। कला जगत के लिए वाकई क्षति है, लेकिन देश कभी मनोज कुमार के योगदान को नहीं भूलेगा। ओम शांति। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अल्मोड़ा के चौखुटिया पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले मां अगनेरी मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों के कल्याण की कामना की। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने तिलक लगाकर फूल बरसाकर सीएम का स्वागत किया। इसके बाद सीएम धामी ने चैत्र अष्टमी मेला 2025 में मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया। कार्यक्रम में सीएम के साथ मंत्री अजय टमटा भी मौजूद रहे। तो बता दें कि नवरात्रि चल रही है, ऐसे में चैत्र नवरात्रि के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मां अगनेरी की पूजा अर्चना की है और उन्होंने समस्त प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं।
तो उन्होंने सबसे पहले मां अग्नेरी मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों के कल्याण की कामना की। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने तिलक लगाकर फूल बरसाकर सीएम का स्वागत किया। इसके बाद सीएम धामी ने चैत्र अष्टमी मेला 2025 में मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया। कार्यक्रम में सीएम के साथ मंत्री अजय टम्टा भी मौजूद रहे। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अग्नेरी मंदिर पहुंचे हैं। इस दौरान पंडित ने माता की चुनरी भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को उड़ाई, साथ ही माता का प्रसाद भी प्रदान किया। जबलपुर के रांझी आमा नाला क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब एक पुराने कुएं की सफाई के दौरान हैंड ग्रेनेड और बड़ी मात्रा में कारतूस के खोखे बरामद हुए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। भारतीय सेना के अधिकारियों को पूरे मामले की जानकारी दी गई। सेना से जुड़े पुराने हैंड ग्रेनेड और कारतूसों के खोखे की कुएं में पहुंचने की गहराई से जांच हो रही है। बता दें कि गर्मियों के मौसम को देखते हुए नगर निगम कुएं की सफाई करा रहा था। एक के बाद एक दर्जनों कारतूसों के खोखे और हैंड ग्रेनेड मिलते ही सफाई करने वाले कर्मचारी दहशत में आ गए। भारतीय सेना के लिए हथियार बनाने वाले ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, खमरिया और अन्य सुरक्षा संस्थानों के हैंड ग्रेनेड और कारतूस के खोखे हो सकते हैं। फिलहाल पुलिस मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच कर रही है। तो बता दें कि कुएं की सफाई के दौरान ये हथियार बरामद हुए। बड़ी संख्या में हैंड ग्रेनेड मिले हैं और कारतूस मिले हैं। तो नगर निगम कुएं की सफाई कर रहा था। इसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है और मामले की जांच की जा रही है। जी में थाना प्रभारी को ये सूचना प्राप्त हुई कि आमा नाला के पास एक कुआं है, उसमें कुछ यूज्ड कारतूस दिख रहे हैं। मौके पर तत्काल पुलिस पहुंची और हमारे एक्सपर्ट भी पहुंचे और उस कुएं की सफाई करनी शुरू की गई। अभी उसमें सफाई चल ही रही है। अभी तक लगभग 50 जो यूज्ड कारतूस के खोखे हैं वो प्राप्त हुए हैं और एक यूज्ड हैंड ग्रेनेड का खोखा भी प्राप्त हुआ है और उसमें अभी थाना प्रभारी मौके पर लगे हुए हैं और उसमें सर्च कर रहे हैं। सूचना आई है और इसमें अभी सर्चिंग भी चल रही है। इसमें पूरी जांच की जाएगी और फिर इसमें कुछ सीसीटीवी फुटेज के आधार पर देखा जाएगा कि किन लोगों ने ये कृत्य किया है और उसके बाद इसमें वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। तो खबर इंदौर से है, जहां इंदौर में आज से 2 साल पहले एक बड़ा हादसा हुआ था, जहां बावड़ी की छत गिरने से कई लोग जो हैं वो उनकी मौत हो गई थी। तो 2 वर्ष बाद भी ये तय नहीं हो सका है कि जिस बावड़ी हादसे में 36 लोगों की जान गई थी वे किसकी लापरवाही से हुआ था। पुलिस ने हादसे के बाद बेलेश्वर महादेव मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष और सचिव खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया था, लेकिन वे कोर्ट में इन दोनों के खिलाफ कोई विश्वसनीय सबूत प्रस्तुत नहीं कर सकी। गुरुवार को सत्र न्यायालय ने केस में फैसला सुनाते हुए अध्यक्ष सचिव को दोष मुक्त कर दिया है। कोर्ट ने फैसले में पुलिस की जांच पर भी सवाल उठाए हैं। 30 मार्च 2023 को पटेल नगर स्थित बेलेश्वर महादेव मंदिर में हुए हादसे में 36 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 18 लोग घायल हो गए थे। हवन के दौरान ये स्लैब टूटा और हवन कर रहे 50 से ज्यादा लोग बावड़ी में जा गिरे। हादसे के बाद पुलिस ने बेलेश्वर महादेव मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष सेवाराम ग्लानी और सचिव मुरली सबनानी के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया था। कोर्ट की फटकार के बाद इनकी गिरफ्तारी हुई थी। बावड़ी कांड को लेकर हाई कोर्ट में जनहित याचिका भी दायर हुई थी। कोर्ट ने आदेश दिया था कि घटना को 1 साल पूरा होने से पहले पुलिस दोषियों को गिरफ्तार करे। अध्यक्ष सेवाराम ग्लानी के वकील राघवेंद्र सिंह ने बताया कि पुलिस ने विवेचना की थी और 2 आरोपी इस पूरे ही घटनाक्रम में बनाए गए थे। इस पूरे मामले में 33 गवाह कोर्ट में पेश हुए थे। सबके कथन सुनने के बाद कोर्ट ने दोनों को दोष मुक्त करार दिया है। – 2023 की रामनवमी के दिन की घटना है। हवन के दौरान एकदम से बावड़ी धंसने से यह हादसा हुआ था। पुलिस द्वारा प्रकरण दर्ज कर विवेचना की गई थी और इसी दौरान मजिस्ट्रेटल जांच भी प्रारंभ हो गई थी। मजिस्ट्रेटल जांच में सेवाराम गलानी, जो कि बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष थे, और सचिव मुरली कुमार सबनानी को आरोपी माना था और नगर निगम के कर्मचारी अधिकारियों को भी इस मामले में दोषी पाया था। माननीय नवम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय श्री जितेंद्र सिंह कुशवाहा साहब के कोर्ट में ट्रायल चली थी, उसमें 33 गवाह हुए थे और 33 गवाहों के आधार पर कोर्ट ने मुरली कुमार सबनानी व सेवाराम गलानी को दोषमुक्त किया है, उन्हें दोषी नहीं पाया है। गवाहों ने बावड़ी के संदर्भ में ये कहा है कि भाई बावड़ी कहाँ है और बावड़ी के संदर्भ में
कब इसे बंद किया गया, इसकी किसी को जानकारी नहीं है। अमेरिका टैरिफ का असर दूसरे दिन भी भारतीय बाजारों पर दिख रहा है। लगातार दूसरे दिन और कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन शुरुआती कारोबार में ही सेंसेक्स करीब 1000 अंक से ज्यादा नीचे फिसल गया, जबकि निफ्टी में भी करीब 300 पॉइंट्स की गिरावट आई। इसी तरह से शुरुआती कारोबार में कमजोर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में बढ़त दिखी। रुपए अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 84.99 रुपए पर पहुंच गया। इससे एक दिन पहले भी सेंसेक्स और निफ्टी में भारी गिरावट दिखी थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत समेत 60 देशों पर जवाबी शुल्क लगाने की घोषणा के बाद सूचना प्रौद्योगिकी शेयरों में बिकवाली और वैश्विक स्तर पर कमजोर रुख से बाजार को नुकसान रहा। 30 शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स 322.08 अंक यानी कि करीब 0.42% गिरावट के साथ 76,295 के स्तर पर कारोबार करता नजर आया। कारोबार के दौरान एक समय ये 809.89 अंक तक लुढ़क गया था। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लगाए गए दुनिया भर के देशों पर टैरिफ का सीधा असर वॉल स्ट्रीट पर भी देखने को मिला, जहां गुरुवार को जबरदस्त बिकवाली दिखी। ट्रंप के इस फैसले से ट्रेड वॉर और आर्थिक मंदी के संकट के खतरा मंडराने लगे हैं। इसका सबसे बुरा असर खुद अमेरिकी शेयर बाजारों पर हुआ। वैश्विक वित्त बाजार में चिंताओं के बीच कोविड-19 के बाद ऐसे पहली बार हुआ जब अमेरिकी शेयर बाजार का ये हाल हुआ है। एक तरफ जहां S&P 500 इंडेक्स करीब 4.8% गिर गया, जो जून 2020 के बाद एक दिन में इतनी बड़ी गिरावट है। इस गिरावट से बाजार को करीब $2.4 ट्रिलियन यानी कि 200 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। एक्सपर्ट लगातार इस बात की आशंका जता रहे हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप के इस कदम से दुनिया भर में मंदी छा सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर कोई देश प्रोडक्शन करेगा और अमेरिकी एक्सपोर्ट करने पर वो सामान महंगा होगा तो फिर उसकी डिमांड कम हो जाएगी। बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वे जर्मनी के म्यूनिक की सड़कों पर गाना गाते नजर आ रहे हैं। अनुपम खेर ने अपना वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि म्यूनिक में एक मजेदार मुलाकात। मैंने जर्मनी के म्यूनिक में एक स्ट्रीट परफॉर्मर थॉमस स्कॉल से अनुरोध किया कि क्या मैं गा सकता हूं। उससे लगा कि मैं कोई मशहूर गायक हूं, इसलिए उसने मुझे गाने दिया। What is it? English? This is a mixture of lot of songs. What's language? No language. No language? कत्यूर महोत्सव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। दर्जा राज्य मंत्री शिव सिंह बिष्ट ने विभागों के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि महोत्सव के दौरान किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं होगी। इसे लेकर ब्लॉक सभागार गरुड़ में आयोजित बैठक में नगर पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख प्रशासक ने बैठक की अध्यक्षता की। आगामी 13 और 14 इसके साथ ही 15 अप्रैल 2025 तक कत्यूर महोत्सव का आयोजन होगा। बैठक में सुरक्षा, यातायात, स्वच्छता, विद्युत आपूर्ति और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो बता दें कि कत्यूर महोत्सव जनपद का एक महत्वपूर्ण महोत्सव है, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और पर्यटक प्रतिभाग करते हैं। हमारे कत्यूर महोत्सव का शुभारंभ यहाँ से हम सब लोगों ने करा। इस बार से भी कत्यूर महोत्सव के शुभारंभ की दूसरी बैठक मेरे द्वारा यहाँ पर रखी गई है और मैं अपने प्रदेश के जवान माननीय मुख्यमंत्री जी का पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। अपने प्रभारी मंत्री जी का भी धन्यवाद करूँगा। उन्होंने इन महोत्सवों को और हमारी संस्कृति को बचाने के लिए लगातार उनके द्वारा प्रयास करा जा रहा है और निश्चित रूप से हम सब लोग, हमारे कत्यूर घाटी के तमाम हमारे जनप्रतिनिधिगण हैं, हमारे पूर्व विधायक जी हैं, तमाम लोगों ने आज इस बैठक के माध्यम से अगली तिथि हमने कल बैठक की तिथि तय करी है और मेरा रहेगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने आग्रह करा कि उस महोत्सव के शुभारंभ के लिए माननीय मुख्यमंत्री से भी निवेदन करा। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी इस महोत्सव में आएंगे भी। मैं सभी लोगों से आग्रह निवेदन करूंगा कि सब लोग मिलकर इस महोत्सव को विगत वर्ष हम जो लोगों ने जो भव्य और दिव्य बनाया था, इस वर्ष भी हम उसको और भव्य दिव्य बनाने के लिए सब स्थानीय जन मिलकर उसमें काम करेंगे। सभी लोगों का मैं आज की बैठक में आए सभी लोगों का धन्यवाद भी करूँगा और विशेष रूप से अपने तमाम राजनीतिक दलों के लोगों से भी आग्रह निवेदन करूँगा कि हम सब लोग मिलकर एक भव्य कत्यूर महोत्सव में अपनी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का अधिक अपडेट के देखते रहिए i24। नमस्कार।